हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखें उससे पहले आपके लिए आज का बेहतरीन सा प्रश्न। ये बेहतरीन सा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी है। 2012 यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल बात हो रही है रेयर अर्थ मेटल के बारे में। कुछ वहाँ पर शॉर्टेज चल रही थी उस टाइम पर, तो अभी भी है फिलहाल। बस ये रेयर अर्थ मेटल है क्या, उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी हैं। बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बोल रहा है कि चाइना, जो कि एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन रेयर अर्थ मेटल्स का, इसने अपने एक्सपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। फिर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली। इसके बाद मतलब चाइना के अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली ऐसे देश हैं जहाँ पर ये रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, बाकी जगह पर नहीं मिलते हैं। तो फिर आपको भी पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो बहुत ही एसेंशियल हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आपको पता है ये तीसरा स्टेटमेंट इतना जनरल और इतना सही है कि आप वैसे भी सही कर लोगे। तो ये आंसर आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर सही है। आई थिंक आप सब लोगों ने सही आंसर ही देना। आई थिंक आप सब लोगों के सही आंसर्स ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखें तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें समझ में आता है। एक पहला आर्टिकल जो है ना हमारा, वो एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ये वन ऑफ इट्स काइंड नहीं, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको भी पता है कि जब भी कोई चीज़ पहली बार होता है तो डेफिनेटली यूपीएससी का इंटरेस्ट वहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है। तो नासा ने आखिरकार ऐसा क्या स्टडी कर दिया जिसके बारे में आज तक लोग सुनते, समझते, सोचते ही नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। कुछ स्पेस साइंस से रिलेटेड है, समझेंगे। इसमें ग्रेविटी वेव एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे। और दूसरा एक आर्टिकल जो कि आज के टाइम पर बहुत फेमस हो रहा है, जैसे आपने वो मूवी देखी थी, कौन सी, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर में जो वकांडा के अंदर एक खतरनाक सा मटेरियल मिलता है, कौन सा मिलता है, वाइब्रेनियम। तो हम लोग बोल रहे हैं भाई वाइब्रेनियम जैसा कुछ मिलता मिलता ये टैंटलम जो है अब हमारे यहाँ भी मिल गया है। सतलज रिवर के आसपास वाले एरिया में मिल रहा है। तो ये सतलज रिवर के आसपास में मिलने वाला ये टैंटलम, जो ये हमारे पास यूनिक मेटल है, रेयर मेटल है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कैसा मटेरियल है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या यूजेस हम इनके ले सकते हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है ना, वो ये है कि इसका नाम आखिरकार कहाँ से मिला। वो तो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन सबको पढ़ेंगे। फ़िलहाल पहले आर्टिकल से अपने शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला आर्टिकल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नासा के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट ने, जो कि हमारा एयर ग्लो की स्टडी करेगा, वो स्पेस वेदर को समझने में बहुत कारगर साबित होगा। अब इन सब को हम समझेंगे और ये आखिरकार ये मैटर क्यों करता है। इसके साथ साथ एक टर्म है AGW। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स। आखिरकार ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्यों बोला जा रहा है, पहली बार क्यों ही ऐसा हो रहा है, तो उन सबको समझते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। टाइटन 2025 जो कि स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के लिए है, और संकल्प 3.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। तो आप एक बार इनके बारे में फ़र्दर डिटेल जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके इनसे फ़र्दर डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ये आर्टिकल की बात कर रहे थे, इसके कुछ बेसिक्स पर बात कर लें एक बार। आप सबको पता है वेदर क्या होता है, ये तो सबने सुना होगा यार। वेदर फॉरकास्ट तो सुनते ही हो आप लोग, है ना। तो वेदर फॉरकास्ट सुनते हो, क्लाइमेट फॉरकास्ट तो नहीं सुनते होगे कभी भी। तो जो ये वेदर है ना, वेदर मतलब कि जो तुरंत तुरंत चेंज होता जा रहा है, कि आज का तापमान कितना है, आज साइक्लोन आने के कंडीशंस बन रहे हैं, ऐसी चीज़ों को वेदर के अंदर में डालते हैं हम लोग। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं। क्लाइमेट तो अपने सबको पता ही है भाई, कि अभी, या फिर जिसको हम लोग सीज़न बोलते हैं, सीज़न का मतलब आप सबको पता होगा कि हम लोग का जो ये समर सीज़न आता है, विंटर सीज़न आता है, ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन को पढ़ते हैं। तो वेदर क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेटेड चीज़ है। लेकिन ये जो वेदर है ना, अभी तक हम लोग हमेशा और हमेशा कौन से वेदर की बात करते थे, टेरेस्ट्रियल वेदर की बात करते थे। मतलब कि जो अभी हम लोग आसपास में अभी यहाँ पर देख रहे हैं, उसी वेदर की, अपने चारों तरफ जो चल रहा है सरफेस पर, उस टेरेस्ट्रियल वेदर की बात करते थे। लेकिन आपको पता है कि स्पेस वेदर भी होता है। कितने लोगों को पता है भाई ये स्पेस वेदर भी होता है कोई चीज़।
देखो स्पेस वेदर जो है ना, कुछ नहीं, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप सबको पता है कि जैसे हमारे सराउंडिंग्स में, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके सराउंडिंग में वेदर कंडीशंस बनते हैं। ये वेदर कंडीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्शफुल होते हैं, और साथ ही साथ जब हम अपने सोलार सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इस सोलार सिस्टम के चारों तरफ घूमने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, इन सभी स्पेसेस में भी आप देखोगे कि हमारे वेदर कंडीशंस पनपते हैं। ये वेदर कंडीशन कैसे आते हैं? ये सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, सोलर एमिशंस जिनको हम लोग बोलते हैं, और स्पेस में भी कोई ना कोई मैटर तो है ही है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा है, डार्क मैटर है या फिर डार्क एनर्जी है। तो ये सब में आप ऐसा तो बोल सकते हो यहाँ पर भी कुछ तो वेव्स वगैरह कुछ तो जनरेट होते होंगे। एंड एट द सेम टाइम मान लो अर्थ के ऊपर का हम स्पेस वाला रीज़न देखते हैं, ठीक है। ये अपना अर्थ है, इसका छोटा सा ये एटमॉस्फेयर अपना हाइट हो गया, और इसके ऊपर का जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस क्या है? ये तो अपना खाली एम्प्टी स्पेस जिसमें कुछ ना कुछ मैटर वगैरह कुछ भरा होगा, देखा जाएगा डार्क एनर्जी डार्क मैटर ऐसा कुछ। तो इन सब पर जो हमारा सन है, उस सन के सोलर फ्लेयर्स तो आते ही हैं, एक तो हमने पढ़ लिया ये, जो कि ऐसे स्पेस वेदर्स को डिनोट करते हैं। साथ ही साथ मान लो अर्थ पे कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस डेवलप हो गया, कोई हार्श टेरेस्ट्रियल वेदर कंडीशन डेवलप हो रहा है, जैसे कि कोई टोर्नाडो आ गया, खतरनाक टोर्नाडो आ गया, कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है बिल्कुल अचानक से और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर। तो ये जो ऐसे वाइटल इंसिडेंसेस होते हैं, ऐसे बड़े हार्श एक्सट्रीम इंसिडेंसेस होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल वेदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं अपने ऊपर एग्जिस्टिंग स्पेस वेदर्स को भी। तो अब समझ में आया कि ये टेरेस्ट्रियल वेदर क्या है और स्पेस वेदर क्या है। तो ये जो स्पेस वेदर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम इस चीज़ को? देखो क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारे बहुत सारे ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस जो होते हैं, अब ये वाइटल इंस्टॉलेशन क्या है वो बताऊंगा मैं, इन पे ना डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। ये वाइटल इंस्टॉलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कि जो भी हमारा सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन कहाँ होगा? अपने अर्थ के चारों तरफ ही हमने लगा रखा है ना। तो उसको इम्पैक्ट करेगा ये स्पेस वेदर, या फिर स्पेस वेदर में कुछ भी छेड़छाड़ हुई ना, तो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आप लोग रेडियो कम्युनिकेशन भी रिलेट कर सकते होगे फॉर श्योर। इसके बाद बहुत बार स्पेस बेस्ड एयरक्राफ्ट चल रहे होते हैं, उन ऑर्बिट्स में कुछ दूसरे स्पेस स्टेशंस बन रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो हमारा जीपीएस वगैरह होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर कोई बहुत पावर ग्रिड है, इन सब के स्मूथ ऑपरेशन के लिए इस स्पेस वेदर का स्मूथली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक ना इस पर कोई पढ़ ही नहीं रहा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। यहीं से एक और टर्म समझ में आता है ग्रेविटी वेव्स का। ग्रेविटी वेव्स को समझने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि आप नदी के पास जाएं और नदी के पास जाके एक थोड़ा छोटा पत्थर नदी के अंदर में फेंक दें। तो जो आपको उस पत्थर के साथ साथ वो जो एक वेव दिखेगा, जो वेव जो है वो मतलब थोड़ा सा और अच्छे सर्कल नेचर में होता है वो, तो ये शुरुआत में तो आपको क्लोज्ड पास पास दिखेंगे, और जैसे जैसे ये दूर जाते जाते हैं तो इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता जाता है। ये देखा है कि नहीं आपने, है ना। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमारा ग्रेविटी वेव्स जो है वो भी ऐसे रिपल्स ऑफ वाटर की तरीके से होते हैं। अब स्पेस में ना ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं, कुछ वर्टिकल वेव्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल वेव्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रेविटी वेव की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेव्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वर्टिकल वेव्स क्यों कहते हैं इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो वर्टिकल वेव्स है ना, ये एक्चुअल में हमारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के थ्रू जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे होते हैं? मान के चलो कि हमारे पास ना बिल्कुल एक स्टेबल एयर है, मतलब कि जो हमारे अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल स्टेबल एयर का है। अचानक से कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं, सडन डिस्टर्बेंस है। सडन डिस्टर्बेंस मान लो कुछ भी होगा, साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, तो मान लो यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा यहाँ का एयर, है ना। लेकिन जब स्टेबल एयर कंडीशन पहले था तो वो इस राइजिंग एयर को थोड़ा सा सप्रेस भी करेगा, है कि नहीं। बोलेगा भाई मत जाओ यार, हम तो स्टेबल थे, तुम उसको दबाओ तो कुछ तो डालेगा।
तो इसके वजह से क्या होता है कि ये बार बार उठने की कोशिश कर रहा है और स्टेबल एयर इसको बार बार दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका अप एंड डाउन मोशन के थ्रू एक वर्टिकल वेव जनरेट होती है। और मुझे नहीं, आप सबको पता है, आप सब ने इसका एक इवेंट देखा है। वो पता है कौन सा इवेंट है? आप लोगों ने ऐसे बादल देखे हैं? 100% देखे होंगे। ये पता है बच्चों क्यों है ये एक्चुअल में इसी जो हम स्पेस वेव की बात कर रहे हैं ना, ये स्पेस वेदर के अफेक्ट या फिर ग्रेविटी वेव के अफेक्ट के कारण ही होता है। ये जो ग्रेविटी वेव है जिसको हम लोग AGW बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स। ये जो ग्रेविटी वेव्स है ना, ये ऐसे ही वर्टिकल वेव्स की वजह से आप देखोगे कि बादलों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देते हैं हमें। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स के लिए, इसके जनरेशन के लिए बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सोचो कि अगर स्टेबल एयर ही ना हो तो कोई भी एयर राइज कर रहा होगा तो वो राइज ही करता जाएगा, उसमें कोई ब्लॉकेड ही नहीं आएगा या फिर कोई सिस्टमेटिक ब्लॉकेड नहीं आएगा। स्टेबल एयर होता है तो उसको हर बार पुश करता है नीचे की तरफ और ये हर बार राइज करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए एक वेव नेचर वर्टिकल रीजन में डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स है, ये इन्हीं स्टेबल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करता है और उसी का आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम्पल्स भी देखते हो। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ लिया कि एक होता है अपना स्पेस वेदर, जिसके बारे में हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ गए हैं। और स्पेस वेदर का इम्पॉर्टेंस क्या है, हमने देखा कि हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं इसके वजह से। और फिर हमने पढ़ा कि ये ग्रेविटी वेव भी होता है। ये ग्रेविटी वेव भी कहीं ना कहीं हमारे स्पेस वेदर को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ग्रेविटी वेव पढ़ रहे थे। ये ग्रेविटी वेव हमारे वर्टिकल वेव्स होते हैं जो कि रिपल्स ऑफ वाटर के जैसे कुछ प्रोड्यूस होते हैं और स्पेस में आपको ऐसे अनगिनत ग्रेविटी वेव्स मिलते जाएंगे। इन सब का अफेक्शन कहीं ना कहीं या फिर इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको स्पेस वेदर्स में देखने को मिल जाता है। इतनी बातें तो डन है। अब नासा ने क्या उखाड़ लिया भाई? नासा ने ऐसा क्या परफॉर्म कर दिया जिसके लिए वाहवाही लूटी जा रही है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बताया जा रहा है? क्या है वो चीज़? तो हमने पढ़ा कि भाई नासा ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है वो वाला नहीं है, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ये एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट करेगा क्या, एक बार बात कर लेते हैं। तो नासा के द्वारा ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है एक्चुअल में नासा का एक और प्रोजेक्ट है जो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है नासा का हीलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम। हीलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम HEP। इसके लिए AWE को अलग से $42 मिलियन इन्वेस्ट करने का पूरा फंडिंग मिल चुका है। अब ये करेगा क्या? ये देखेगा कि ये जो ग्रेविटी वेव्स वगैरह है ना, ये आखिरकार ग्रेविटी वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में, कौन सी जगह पर? लोअर लेयर में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर या फिर हमारे स्पेस वेदर के ऊपर। फिर से बोलता हूँ इस चीज़ को कि ये जो एक्सपेरिमेंट है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, ये क्या करेगा कि हमारे जो लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, यहाँ पर जो भी ऐसे ग्रेविटी वेव्स जनरेट हो रहे हैं ना, ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में और अल्टीमेटली हमारे स्पेस वेदर को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम कुछ 4 टेलीस्कोप लगा रहे हैं जो कि डिजिटली कनेक्टेड होंगे। वो अलग अलग वेवलेंथ्स में इन ग्रेविटी वेव्स को मेजर करेंगे और इनकी कलर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ कलरफुल लाइट बैंड्स में इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो कलरफुल लाइट बैंड्स होंगे, इन कलरफुल लाइट बैंड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों? एयर ग्लो। एयर ग्लो बोल रहे थे। एयर ग्लो क्या होता है? ये देखो, ऐसे जो यहाँ पर देख रहे हो आप, येलो कलर का ग्लो है, यहाँ पर देखो बिल्कुल ब्लू शेड का ग्लो है, ऊपर देख रहे हो बिल्कुल हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ऑरेंज और इन सब का ग्लो है। तो ये जो ग्लो का कलर है, ये एक्चुअल में ऐसे ही एक पूरा रिकॉर्ड कलरफुल लाइट बैंड का हमें प्रोड्यूस करके देगा। इससे अब हमको क्या मिलेगा? देखो, हमको स्पेस वेदर का अफेक्ट कैसे हो रहा है, मतलब टेरेस्ट्रियल या फिर जो बॉटम फोर्सेस हैं या फिर जो ये ग्रेविटी वेव्स है, इनका स्पेस वेदर में क्या इफ़ेक्ट मिल रहा है, उसको समझने में हेल्प मिलेगी। और ये जो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम इसको लगा रहे थे, ये एक्चुअल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर किस स्पेस में या फिर किस रीजन को मॉनिटर करेगा? ये मॉनिटर करेगा मेसोपॉज को। मेसोपॉज पता है कौन सा लेयर है? ये आपको पता होगा कि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपॉज। लगभग लगभग अपने अर्थ के सरफेस से 85 से 87 किलोमीटर ऊपर हम लोग को मिलता है, और यहाँ पर तापमान टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पर अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखो कि आपको पता होगा ना कि जो हमारा आयोनोस्फीयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो है हमारा आयोनोस्फीयर है, वो हमारे सीमलेस कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करता है। ये भी आज तक ऐसा क्यों करता है हम लोग को कभी समझ में आया नहीं है, फुल्ली अंडरस्टूड है ही नहीं ये सब टॉपिक। तो इसीलिए अब जो हमारा ग्रेविटी वेव्स के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट होगा ना, ये हर एक चीज़ को समझने में हमारी मदद करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि नासा का एक्सपेरिमेंट एयर ग्लो को पढ़ना चाहता है स्पेस वेदर की समझ के लिए, और क्यों मैटर करता है अब हम लोग को ये समझ में आ गया है। वाई इट इज़ बीइंग कैरिड आउट ये भी समझ लिया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, नासा का एक्सपेरिमेंट है, सब हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब बारी है वो मज़ेदार कहानी सुनने की जिसके पीछे ये टैंटलम नाम पड़ा। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये क्या है। ये एक प्रकार का रेयर मेटल है। आईआईटी रोपड़ के कुछ रिसर्चर्स थे, तो आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर ने अभी क्या किया है कि सतलज रिवर के सैंड में, पंजाब के अंदर सतलज रिवर सैंड है, वो उस वहाँ पर उन लोग को ये टैंटलम मिला है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में ये भी था कि हम लोग क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के बारे में अब इंडिया थोड़ा सा और तेज़ी से पुश कर रहा है, तो उसमें से एक लिस्ट में ये टैंटलम भी था। बहुत खुशी की बात यह है कि टैंटलम अब हमारे पंजाब के अंदर ही मिल गया। तो अब ये सिर्फ पंजाब के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स वाइडली यूज्ड हो रहे हैं और इनके रेयर मटेरियल्स को हम लोग चाइना से, जापान से, इन सब जगहों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो अब ये सारी चीज़ें हम खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये टैंटलम देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही शाइनी आप सरफेस देख रहे हो टैंटलम का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार ना टैंटलम के बारे में ज़रा जान देते हैं। ये टैंटलम जैसा कि हमने बताया रेयर मेटल है। रेयर मेटल जानते हो क्या होता है? वो जो पीरियोडिक टेबल कभी हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे करके अलग से एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं होता था, वही है रेयर मेटल्स, है ना। तो उसमें आप लोगों ने नियोबियम, टैंटलम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे। तो टैंटलम जो है ना, वो एक प्रकार का ऐसा ही रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 73। एटॉमिक नंबर 73 का क्या मतलब है? मतलब इसके अंदर 73 प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो शुरुआत में जब सबसे पहले इसको पाया गया, कहाँ पाया गया भाई? 1802 में एक साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, स्वीडिश केमिस्ट थे एक्चुअल में ये, जिनका नाम था एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 1802 में इनको पहली बार टैंटलम मिला था। तो खुशी खुशी इस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर इनको लगा अरे ये तो जो अपना नियोबियम है ना, ये नियोबियम का ही कोई और दूसरा रूप है, टैंटलम कोई अलग से मेटल नहीं है, कोई रेयर मेटल दूसरा नहीं है, नियोबियम का दूसरा फॉर्म है। इसको ब्रेक करने में भाई 1866 आ गए, है ना, जब दूसरे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझा कि भाई नियोबियम एक दूसरा रेयर मेटल है और टैंटलम जिसका एटॉमिक नंबर 73 है वो एक दूसरा रेयर मेटल है। तो इसको भी जगह मिल गई वहाँ पर अपने पीरियोडिक टेबल में, बाद में, मतलब 1866 के बाद में। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये जो मेटल है ये क्या है? रेयर मेटल है, तो समझ में आ गया। लेकिन आपको भी पता है कि इसका कलर क्या समझ में आ रहा था? ग्रे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये बिल्कुल ग्रे कलर का है ना। ग्रे कलर के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और हार्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे ख़तरनाक फीचर है ना, वो है कि ये मोस्ट कोरोजिव रेसिस्टेंट है। मतलब कि इसके ऊपर कोरोजन नहीं काम करता है, कोरोजन नहीं लगता है। जैसे कि आयरन वगैरह पे रस्ट लग जाता है, देखा है। लेकिन रस्ट लगने के साथ साथ रस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं है। रस्ट क्या होता है आपको पता है? कि आयरन जो होता है, आयरन अपना बढ़िया, उसके ऊपर जैसे ही वो एयर में एक्सपोज होता है, वो आयरन का मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ फेरिक या फेरस ऑक्साइड बना देता है ना।
वही फेरस ऑक्साइड जो होते हैं, जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रस्ट बोलते हैं, वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन इस रस्ट के लगने से क्या होता है कि आयरन धीरे धीरे और भी एटमॉस्फेरिक मटेरियल से रिएक्ट करता है और कोरोजन हो जाता है। इसके साथ भी होता वही है कि टैंटलम जो है जैसे ही एयर में एक्सपोज करता है ये अपना ऑक्साइड बना देता है, लेकिन जो इसका ऑक्साइड बनता है ना, वो तो समझ लो अलग ही चीज़ है। अलग ही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा लेयर है ना जिसको हटाना एक तरीके से समझ लो नामुमकिन जैसा हो जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रिमूव करना। इवन जब आप इसको सबसे ज़्यादा हॉट एसिड इन्वायरमेंट में रख देते हो ना, तो भी ये रिमूव नहीं होता है। इसीलिए ये नियर टू ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग मोस्ट कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल है। इसके साथ साथ जब ये अपने प्योर फॉर्म में रहता है तो इसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप आराम से इसको खींच के एक पतले तार में, जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है, टूटता नहीं है, उसको आप लोग तार में, वायर में भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अपने प्योर फॉर्म में ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्यून है किसी भी केमिकल अटैक से। समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज़ें हैं? इसीलिए तो वकांडा के वाइब्रेनियम से कंपेयर कर रहा था मैं इसको, कि केमिकल अटैक इस पे पॉसिबल नहीं है। इवन मतलब केमिकल अटैक कहाँ तक, अगर 150 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर इसमें कोई भी केमिकल अटैक करने की कोशिश करोगे, कुछ रिएक्शन नहीं होता है। तो खतरनाक चीज़ तो है ही बिल्कुल। और अटैक होता भी है तो ये बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड, हाईली हाइड्रोफ्लूरिक एसिड HFL जो होता है उसके साथ हाइड्रोफ्लूरिक एसिड के अटैक करने से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और बात है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी एक इसको बहुत सही मिलता है। एक आपको पता है हाई मेल्टिंग पॉइंट जब मेटल्स का होता है, लाइक टंगस्टन, या फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनियम। ये टंगस्टन का यूज़ तो आप लोगों ने देखा है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसमें यूज़ होता है ना? तो इसी फिलामेंट के जैसा आप समझो कि अब इससे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी है? बस इन दोनों की है, टंगस्टन की है और रेनियम की है। तो सोचो कि ये भी खतरनाक, टैंटलम भी खतरनाक, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसका। अब उस कहानी की बात करते हैं कि आखिरकार इसका नामकरण जो है वो टैंटलम ही क्यों हुआ, किसके नाम पर पड़ा है? इसका नाम पड़ा है, देखो, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है। ये माइथोलॉजिकल फिगर कौन है? इसका नाम है टैंटलस। टैंटलस क्यों फेमस है? टैंटलस अपने श्राप के कारण फेमस है। किसने दिया था ये श्राप? ज़्यूस गॉड ने। क्यों दिया था? टैंटलस ना बहुत ही क्रूर प्राणी था। इसने क्या किया, सबसे पहले अपने बेटे का मर्डर किया, हत्या की उसकी, और उसको सर्व किया जहाँ पर एक बार भगवान लोगों का एक बढ़िया सा दावत चल रहा था। उस दावत में अपने बेटे को मर्डर करने के बाद सर्व कर दिया इनकी प्लेटों पे। तो ज़्यूस गॉड इससे एकदम नाराज़ हो गए। इन्होंने कहा, इनको श्राप दिया और इनको एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ पर इनको पानी से बाउंड कर दिया गया। पानी के दूसरे तरफ बढ़िया बिल्कुल सुंदर सुंदर फ्रूट्स लटकते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही उसको टच करने जाते ये उससे और पीछे चले जाएंगे। अब ये लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा, पानी को टच करेंगे, पीने की कोशिश करेंगे, पानी भी और दूर चला जाएगा। तो इनको इस जगह पर पूरा कैद करके इनको अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने लगी, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी बताता है। लेकिन इसका नाम टैंटलम क्यों पड़ा फिर? देखो, जिस हिसाब से एक बार ऑक्साइड की कोटिंग हो गई उसके बाद इस पर कोई भी मेटल का असर नहीं है, कुछ भी इसको टच नहीं कर पाता है। टच करता है तो वो और दूर हट जाता है कि भाई मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए इस रिलेशन से, ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेट करते हुए टैंटलस के ऊपर, ये किंग थे, तो किंग टैंटलस के नाम पर ही हम लोगों ने टैंटलम मेटल का नाम रख दिया। इसका यूजेस की अगर बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका सबसे खतरनाक यूज़ होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे खतरनाक यूज़ क्या होता है इसका? कैपेसिटर का। देखो, यूजुअली कैपेसिटर तो हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैंटलम का अगर कैपेसिटर यूज़ किया हमने तो ये टैंटलम का कैपेसिटर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की कैपेसिटी देता है। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की कैपेसिटी देता है तो भाई पोर्टेबल डिवाइस में लगाओ एकदम बढ़िया से। जो भी हमारे मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इन सब जगह पर जो पोर्टेबल डिवाइस आपको मिल जाए उन सब के जगह कैपेसिटर में टैंटलम का यूज़ हो सकता है। हमने क्या पढ़ा कि इसका बहुत एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसको सबसे बढ़िया है कि प्लैटिनम की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। प्लैटिनम तो भाई बहुत ही महंगा मेटल है, आप सबको पता है। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के सरफेस को पावर प्लांट को बिल्ड करने में। कोई मिसाइल का अगर सरफेस बिल्ड करना है वो कर सकते हैं। केमिकल प्लांट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या रिएक्ट ही नहीं करता किसी चीज़ के साथ में। एरोप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर लेंगे हम। आपको एक बात इसका और भी पता होना चाहिए कि ये हमारे बॉडीली फ्लूइड्स जैसे ब्लड वगैरह होते हैं ना, इनके साथ भी मिक्सअप नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए जितने भी आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लगते हैं, प्रोस्थेटिक्स लगते हैं, उनमें भी इस टैंटलम का यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि इतना मजबूत है, इतना हार्ड है, इतना हैवी है, तो इसको आराम से हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये याद हो कि वुल्वरीन देखा था, वुल्वरीन के अंदर कौन सा मेटल डाला गया था जो उसके 4-4 ब्लेड्स ऐसे उसके हाथ से निकलते थे। तो वैसा ही कुछ ये भी बन सकता है भाई, इतना ही खतरनाक है ना। फिर इसका जो एक कार्बाइड है, मतलब टैंटलम कार्बाइड, TAC, टैंटलम कार्बाइड जो है, या फिर इसके तुलना में आप किसका नाम लिख सकते हो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, टैंटलम कार्बाइड, ये सब हार्डेस्ट मटेरियल जो भी हम आज तक जान पाए उनमें से एक है। तो इसीलिए जो भी हम लोग कटिंग एज यूज़ करते हैं हाई स्पीड मशीन टूल्स में, उनके जगहों पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार चीज़, बिल्कुल पूरा इक्विपमेंट, पूरा सूट इससे बना दो, कितना सही रहेगा, है ना। बिल्कुल हार्डेस्ट मटेरियल, कुछ असर ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल वकांडा फॉरएवर वाली फीलिंग आ रही है मुझे टैंटलम को सुन के। आशा करते हैं कि आप लोग को भी ऐसी ही फीलिंग आएगी। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।